ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्या, यानी श्लोक के अनुसार इस दुनिया की हर एक चीज मिथ्या यानी कि झूठ है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। ये सब कुछ माया है, और इस मिथ्या दुनिया से परे एक ही सत्य है, और वो है पर ब्रह्म यानी वो ईश्वर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो कुछ भी आप इस दुनिया में देख रहे हो वो बस एक सिमुलेशन है, मतलब ये जो कुछ भी यहाँ है यानी ये सूरज, ये पृथ्वी, ये आसमान और ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ एक माया की तरह है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तब कैसे रहेगा अगर मैं इसी बात को आपको एंशिएंट और मॉडर्न साइंस से प्रूव करूं तो आज का ये टॉपिक बहुत ही खास और घुमावदार होने वाला है, इसीलिए अपने ब्रेन को अब एक्टिव मोड पर रखना। स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत ही फेमस थियोरी, सिमुलेशन थियोरी, ये कहती है कि हो सकता है ये अर्थ और ये यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो, बिल्कुल एक गेम की तरह, जिसमें हम एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर हैं जो कि चारों तरफ माया से घिरा हुआ है, जिसमें हमारे पास कई लाइव्स हैं और मरने के बाद हम एक दूसरा कैरेक्टर चुनते हैं। इस दौरान हम नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हैं और लेवल अप होते रहते हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है ना। और इस थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कोई हमसे भी आधुनिक सभ्यता इस सिमुलेशन की क्रिएटर हो। बहुत सारे एंशिएंट फिलोसोफर्स भी इस बात से एग्री करते थे, जैसा कि ग्रीक के फेमस फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ शैडो ऑफ इट्स आइडियल फॉर्म इन दिस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, यानी कि जो कुछ भी हमारे सेंसेस इस फिजिकल वर्ल्ड में सेंस करते हैं वो किसी गुफा की दीवार पर पड़ रही छाया की तरह है, यानी कि केवल वास्तविकता की छाया। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ रियलिटी ये कहती है कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में देखते हैं वो इसकी आइडियल और परफेक्ट फॉर्म नहीं है, वो इसका एक लेसर वर्जन है। और ऐसा ही कुछ मानना था फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिकार्ड्स का। सो इनका कहना था, इट इज पॉसिबल दैट आई एम ड्रीमिंग राइट नाउ एंड दैट ऑल माई परसेप्शन आर फॉल्स, कि ये संभव हो सकता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ और मेरी सारी धारणाएं यानी कि अनुभूतियां झूठी हैं। और इसके बारे में हमारे हिंदू कल्चर में थोड़ा बहुत मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 190वें श्लोक में कहा गया है, सूर्याय चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्यपत, यानी श्लोक के अनुसार उस क्रिएटर ने सूरज और चंद्रमा बनाए और वो भी पिछले क्रिएशन की तरह। मतलब जैसा इस श्लोक में लिखा है उसके अनुसार तो ये सूरज, ये चंद्रमा, ये धरती और ये यूनिवर्स ईश्वर पहले भी कई बार बना चुका है, ऋग्वेदा। और आगे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय रोचन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और मेरी ही माया के माध्यम से सभी मनुष्य एक मशीन पर सवार होकर भटक रहे हैं। और लॉर्ड शिवा के अवतार कहे जाने वाले आदि शंकरा ने दक्षिणा मूर्ति के एक सूत्र में कहा था कि ये पूरा संसार एक मिरर के अंदर दिख रहे शहर की तरह है, जिसका कोई भी वजूद नहीं है, और ये सब कुछ हो रहा है मात्र का यानी कि माया की वजह से। और इस मिथ्या जगत में केवल एक ही चीज सच है, और वो है आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, आत्मा, और जिसमें विराजमान है वो पर ब्रह्म ईश्वर। और श्रीमद् भागवत के 28वें चैप्टर के 21वें श्लोक में लिखा है, यानी श्लोक के अनुसार जो चीज पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और साथ ही उसका खुद का भी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, बस वो इस मिथ्या जगत की एक मैनिफेस्टेशन है। और जो कुछ भी चीज इस दुनिया में रिवील्ड हुई है या फिर बनी है उनका कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है सिवाय उस ईश्वर के। तो देखो इसका मतलब ये है, कोई भी चीज जैसे ये सूरज, ये पृथ्वी, आप, मैं, हम सब एक मटेरियल हैं जो कि हम ना पहले एग्जिस्ट करते थे और ना ही आगे फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, और ना ही हमारा खुद का कोई वजूद भी है। हम उस ब्रह्म के अनगिनत करिश्माओं में से एक हैं। और आगे श्रीमद् भागवत पुराण के 28वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, यथा हिरण्यम स्वीकृतम पृष्ठात् पश्चात् च सर्वस्य हिरण्यमस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमानम नाना पदेसेर अहम अस्य तद्वत्, यानी इस श्लोक के अनुसार गोल्ड प्रोडक्ट्स यानी कि सोने के पदार्थों से बनने से पहले गोल्ड पहले भी मौजूद था, और जब वो गोल्ड प्रोडक्ट्स नष्ट हो जाते हैं तब भी सोना ही अकेला बचता है, और उसमें उसके सारे प्रोडक्ट्स मिथ्या हैं, और जो उसमें सच्चाई है वो है गोल्ड। और ठीक बिल्कुल वैसे ही इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस ब्रह्मांड की रचना से पहले, इसके डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के बाद, और साथ ही इसका संचालन करते वक्त मैं स्वयं अकेला ही मौजूद हूँ। और आगे वो कहते हैं, यहाँ केवल एक चीज सत्य है और वो हूँ मैं स्वयं। और पता है हमारे उपनिषद में सिर्फ एक ही चीज को सत्य माना गया है, और वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। मांडव के उपनिषद के 2 अध्याय के 31वें श्लोक में लिखा है, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आत्मा के रूप के समान कोई भी चीज मौजूद नहीं है, और न ही ये अपने आप में ही मौजूद है, और न ही वो उस ब्रह्म यानी कि ईश्वर से अलग
अलग है और ना ही हम उसे उस ईश्वर से दूर रख सकते, लेकिन इस आत्मा पर भी उस ईश्वर की माया का असर रहता है। मांडोक्य उपनिषद। और 2003 की आई एक मूवी जिसका नाम था द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन, जो कि इसी द सिमुलेशन थ्योरी पर बेस्ड थी। और आपको पता है ये मूवी हमारे हिंदुज्म कल्चर और वेदांत से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थी। और यहाँ तक कि इस मूवी का मेन सॉन्ग बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, जो कि इस मूवी का मेन म्यूजिक थीम है। एक बार सुनना चाहोगे? अब ये सुनो। यानी ये श्लोक है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतुंगमय, ओम शांति शांति शांति। यानी श्लोक के अनुसार, हे जगत माता परमेश्वरी, हे माँ, मुझे इस असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, और हर जगह बस शांति 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 हो। बृहदारण्यक उपनिषद। और क्या आपको पता है, ये जितने भी नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे और कुछ बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हमारे वेद उपनिषद से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने कहा था, मोस्ट ऑफ माई आइडियाज एंड थियरीज आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदांता। मतलब मेरे जितने भी आइडियाज और थियरीज हैं वो सब वेदों से इंस्पायर्ड हुई हैं। और आगे नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग कहते हैं कि इंडियन फिलोसफी के कन्वर्जेशन के बाद जो क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज जो इतने पागल से लग रहे थे वो अचानक से ज्यादा समझ में आने लगे। और आगे वो कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स उन लोगों को पागलपन या फिर बेवकूफी नहीं लगेगी जिन्होंने वेदांत को पढ़ा है। और ऐसा ही सेम नील बोर्स ने भी कहा था। वो कहते हैं, आई गो इनटू द उपनिषद टू आस्क अ क्वेश्चन। और ऐसा ही कुछ कहना था रॉबर्ट ओफेनहिमर, जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और ऐसे ही बहुत ही फेमस साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इन सभी के भी यही विचार थे। ये उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लोग हमारे वेदों और उपनिषद को प्रिमिटिव और सूडो साइंस कहते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिमिटिव वेदांत से आज इतनी बड़ी बड़ी खोजें हो सकी हैं। देखो, वेद उपनिषद ये तो नहीं कहते कि ये थ्योरी सच है या गलत, लेकिन उनका मानना ये तो है कि ये जगत मिथ्या यानी कि झूठ है और यहाँ सच सिर्फ एक ही है, और वो है ईश्वर, जो कि आपकी चेतना यानी कि आत्मा में निवास करता है। अब हम जरा कुछ मॉडर्न एक्सपेक्ट से इसे देखते हैं। एक टाइम पर साइंस की दुनिया में ये कहा जाने लगा कि इस ब्रह्मांड को पूरी तरीके से समझा जा चुका है, और एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन लॉर्ड केल्विन एक बयान के साथ उतरे और उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग न्यू टू बी डिस्कवर्ड इन फिजिक्स नाउ। मतलब इस फिजिक्स में अब कुछ डिस्कवर्ड करने लायक बचा ही नहीं है। और इसी बात ने उस वक्त गॉड यानी कि भगवान के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन उस बयान के आते ही फिजिक्स की दुनिया में तहलका समझ गया। तभी दो साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक और नील्स बोर एक नई खोज के साथ मैदान में उतरे, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। और इस चीज ने मानो फिजिक्स की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ही ला दिया। तभी इसी दौरान एक साइंटिस्ट नई कोएट के साथ उतरते हैं। वो कहते हैं कि आपको विज्ञान की गिलास का पहला घूंट एथियस्ट यानी कि नास्तिक बना देगा, और वहीं उस ग्लास का आखिरी घूंट आपको फिर से आस्तिक बना देगा और आपको मजबूर कर देगा गॉड पर बिलीव करने में। और ये बयान था वर्नर हाइजेनबर्ग का। वेल, इस सब की शुरुआत होती है थॉमस यंग के एक एक्सपेरिमेंट से। और इस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। इससे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को डीपली स्टडी करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में पार्टिकल्स और वेव्स कैसे काम करते हैं। तो सपोज अगर हम मार्बल बॉल्स को लेते हैं तो बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो अगर हम उन मार्बल्स को एक गन से सिंगल स्लिट पर फायर करें, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और उसके पीछे हमने एक ब्लैक बोर्ड रख रखा है ताकि वो मार्बल्स उसके पीछे चिपक जाएं। वेल, जब मार्बल्स उस सिंगल स्लिट से पास होकर निकले तब उन बॉल्स ने उसी आकार का पैटर्न पीछे बोर्ड पर बना दिया। वहीं अगर हम सिंगल स्लिट की जगह पर डबल स्लिट लें तो पीछे बोर्ड पर वैसे ही दो पैटर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये तो था पार्टिकल्स के केस में। तो अब बात करते हैं वेव्स की। जब आप उसी सिंगल स्लिट से वेव्स पास करेंगे तो फिर पीछे वाले बोर्ड या फिर स्क्रीन पर एक सिंगल लाइन क्रिएट हो रही है, राइट। और फिर डबल स्लिट से जब सेम वेव्स पास करी गई तो पीछे वाले बोर्ड पर दो नहीं बल्कि मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। और हमने इस पैटर्न को नाम दिया इंटरफेरेंस पैटर्न। और बाद में जब ये एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ किया गया तब थॉमस यंग ने पाया कि लाइट भी इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रही है। और फिर इसी चीज से प्रूव हो पाया कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव थी। और फिर आगे बिल्कुल यही सेम एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ किया गया। और जैसा कि आपने अपनी 9th और 10th की टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक एटम का एक पार्टिकल है। वेल, जब इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट
से पास किया गया तब उन इलेक्ट्रॉन्स ने पीछे मल्टीपल पैटर्न्स बना डाले, जबकि उन्हें 2 पैटर्न्स क्रिएट करने चाहिए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये काफी अजीब था क्योंकि वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने की बजाय वेव्स की तरह बिहेव कर रहे थे। ये देखकर साइंटिस्ट के होश पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो उससे भी ज्यादा अजीब था। फिर वहीं पर साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्विंग डिवाइस लगाया ताकि उससे ये पता चल सके कि एक्चुअल में वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उनके साथ अब जो हुआ वो बिल्कुल झूठ सा था, क्योंकि इस बार उन इलेक्ट्रॉन्स ने वेव्स की तरह बिहेव करने की बजाय पार्टिकल्स की तरह बिहेव किया, और जिससे पीछे स्क्रीन पर 2 पैटर्न्स ही बन सके। और फिर जब उस ऑब्जर्विंग डिवाइस को हटाया गया तो फिर इलेक्ट्रॉन फिर से वेव्स की तरह बिहेव करने लगे और पीछे स्क्रीन पर मल्टीपल पैटर्न्स बन गए। और फिर बाद में यही सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स के साथ भी किया गया और प्रोटॉन्स ने भी सेम ही रिएक्ट किया। इन शॉर्ट, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है यानी कि रियलिटी देखने पर कुछ और है और ना ऑब्जर्व करने पर कुछ और जैसा आपको पता ही है कि ये पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना हुआ है, और जब एटम को आगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ा गया तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकल के आ गए। और इसका मतलब ये है कि जिस ठोस चीज को हम पार्टिकल समझ रहे थे असल में है वो वाइब्रेशंस ही, लेकिन सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशंस की वजह से ही ये बिल्कुल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। वेल, मेरी समझ से तो ये बहुत ही गहरी चीज है, क्योंकि हम इसमें जितना डीप जाएंगे उतने ही उलझते जाएंगे। और थोड़े टाइम पहले ही एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन एक बयान के साथ उतरते हैं, और ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के 50-50% चांस हैं कि हम लोग इस टाइम सिमुलेशन में हों। और आगे वो कहते हैं कि काश इसके खिलाफ मेरे पास कुछ ठोस सबूत होते। और ऐसा ही मिलता जुलता बयान 2016 की एक कोर्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनने को मिलता है। हाँ, ये वही इंसान है जिन्हें लोग एलियन कहते हैं और जिनकी दिली ख्वाहिश मार्स पर जाना है, यानी कि इलोन मस्क। तो आइए इनकी भी एक बार सुन लेते हैं। 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That Right. was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. तो देखो, इस वीडियो में इन्होंने ये कहा है कि लगभग 40 साल पहले हमारे पास पिंग पोंग वाले गेम होते थे, लेकिन आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D सिमुलेशन वाले गेम्स हैं जिसे कितने भी इंसान एक ही समय पर खेल सकते हैं, और ये दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और वेल, ऐसे ही कुछ बहुत फेमस नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट का भी यही मानना है। जैसा कि एक स्टेटमेंट नील बोहर ने दिया था, तो वो कहते हैं, एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड अप ऑफ थिंग दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। यानी जिस भी चीज को हम रियल मानते हैं वो उन चीजों से मिलकर बनी हुई है जिसे हम रियल नहीं कह सकते। और पता है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने 2 बहुत ही फेमस कोट कहे थे। वो कहते हैं कि नॉट ओनली इज द यूनिवर्स स्ट्रेंजर देन वी थिंक, इट इज स्ट्रेंजर दैट वी कैन थिंक। मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा अजीब है ये ब्रह्मांड। और आगे वो कहते हैं, देयर आर थिंग्स दैट आर सो सीरियस दैट यू कैन ओनली जोक अबाउट देम। मतलब ऐसी बहुत सारी सीरियस चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचकर सिर्फ मजाक उड़ा सकते हो। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कभी ये सच में प्रूव कर सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं? वेल, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साइंस कभी इस चीज का पता लगा ही नहीं सकती। और यही सेम चीज डेविड चार्ल्स मर ने कही। वो कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि तुम सिमुलेशन में हो, क्योंकि जो एविडेंस हैं उन्हें भी तो सिमुलेट किया जा सकता है ना। और ऐसा ही मिलता जुलता बयान नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि विज्ञान प्रकृति के अल्टीमेट रहस्यों को नहीं सुलझा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद एक उसका हिस्सा हैं जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है कि इस पूरे संसार में माया फैली हुई है, ये सब कुछ बस भ्रम, मिथ्या है। और उसी माया के प्रेजेंस में हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब कुछ काम कर रहा है। हम जब तक उससे पार नहीं जा सकते जब तक कि हमें आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन न हो, क्योंकि केवल आपका आत्मज्ञान ही इस माया के क्षेत्र में नहीं आता, बाकी ये पूरा संसार इस मातृका के अधीन है। और आगे वो कहते हैं, मैं चेतना को फंडामेंटल यानी कि मौलिक मानता हूँ, और इस मैटर की उत्पत्ति इस कॉन्शियसनेस से ही हुई है। हम चेतना के पीछे नहीं जा सकते। हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं या फिर जिसे हम एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूद मानते हैं, वो सिर्फ चेतना को दर्शाता है। और ऐसा ही मिलता जुलता बयान नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने भी दिया था। तो वो कहते हैं कि फिजिकल टर्म्स में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना को बयान नहीं कर सकते, एंड कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल। और आगे वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस आइडेंटिकल है, इसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वेल, ये हो सकता है कि ये हम कभी जान ही ना पाए कि क्या सच है या क्या
गलत, क्योंकि हमारा पूरा जीवन तो इसी माया के अधीन है। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। और दोस्तों, ये डर, खुशी, प्यार, दुख, ये सब कुछ माया ही तो है। और इन सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बस खुद की पहचान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। तो बस अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि झूठ क्या है और सच क्या है। इस बात को रियलाइज कीजिए कि झूठ सच से कई हजार गुना अच्छा है। तो बस उठिए, जो आप पूरी तरीके से इस माया में घिरे हुए हैं, अपने आप को इससे बाहर निकालिए। थोड़ा समय निकालकर अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, उस ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। तभी आप अपने सारे दुख, दर्द, इन सब से ऊपर उठ पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे दिए हुए प्रवचन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ, और अगर आपका सवाल अब भी बचा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।